आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5th। अगर आपको अपने पॉलिटिकल साइंस का स्कोर बूस्ट करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने हैं, आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर विद PYQ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर भी स्टार्ट किया था PYQ से। देखो, पहले ये देख लो, हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अभी तक हमने अपना चैप्टर 1, 2 और 3 एंड 4 ये सारा ही कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर 30 to 35 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के देखने को मिल जाते हैं। ये है हमारा चैप्टर 5th। ठीक है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। स्टार्ट करते विद द PYQ। फर्स्ट PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज साइंड इन 1972 टू बैन द प्रोडक्शन एंड पोसेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल एजेंट। अब ये बोलते हैं कि 1972 में कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी जो कि बैन करती है पोसेशन, आप रख भी नहीं सकते, मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन है उसको, स्पेशली जो बायोलॉजिकल एजेंट के होते हैं, बायोलॉजिकल मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन होते हैं उसको। तो अब मुझे बताओ आप इसमें से क्या आंसर है इसका, क्या लगता है आपको, क्या है इसका आंसर? ये देखो, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। और ये ना आपको ऑप्शन से भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें ना कहीं पर भी बायोलॉजिकल वर्ड यूज नहीं है एक्सेप्ट आंसर बी। ठीक है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, ABM, CWC। बायोलॉजिकल सिर्फ आपको बी में देखने को मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन में भी है, तो इसका आंसर बी है। ओके, एक और PYQ देखते हैं। असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, क्रोनोलॉजिकल, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सब बहुत आते हैं। तो ये सारी ही चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, और ये तभी होगा जब आप NCERT इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड कर लो अच्छे से। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने खुद की टाइमलाइन बनाओ, सब अपने आप करो। ठीक है, डिपेंड नहीं होना किसी पे, आपको खुद से करना है, सो दैट आपकी एक एक चीज पक्की हो जाए। डाउट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए, बट आपको एक बार खुद से सेल्फ स्टडी से रीडिंग करनी है इसको। अब देखो क्वेश्चन, इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द सिक्योरिटी, मोस्ट थ्रेट टू अ कंट्री सिक्योरिटी केम फ्रॉम आउटसाइड इट बॉर्डर। ठीक है, कहते हैं, असर्शन बोल रहे हैं कि भाई अगर हम ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर जो थ्रेट है ना वो कहाँ से आते हैं, आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के बॉर्डर के बाहर से आते हैं। रीजन क्या दे रहे हैं कि इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर इज नो एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी, कि भाई अगर वर्ल्ड की बात करें तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो स्टैंड करती है अबव एवरीवन एल्स, रेगुलेट स्टेट बिहेवियर, जो कि बाकी जो स्टेट्स है उनसे अबव होती है और उनको रेगुलेट करती है। तो अब इसका आंसर ना मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है, PYQ भी ऑफ कोर्स मैं कराऊंगी यहाँ पर, बट इस वाले PYQ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको खुद देना है। और आप लोग वीडियो सिर्फ स्टार्टिंग की देखते हैं, पूरी नहीं देखते, प्लीज इसको पूरी देखिए, ये आपको पक्का हेल्प करेगी। और अपने जो स्कोर है ना उसको कमेंट में जरूर लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2 PYQ, इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना score booster, basically expected question. So according to the traditional concept of security, what is considered the greatest danger to the country? बताओ, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्या ये मिलिट्री थ्रेट है, पॉवर्टी एंड हंगर है, हेल्थ एंड एपिडेमिक है? जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है बाहर से कोई अटैक करेगा। ठीक है, ये तो काफी एडवांस कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है, तो इसका आंसर क्या है, बी है, मिलिट्री थ्रेट। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल का कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटर डेंजर क्या है, कि बाहर से कोई आपके ऊपर अटैक करेगा, मिलिट्री थ्रेट करेगा। ओके, अब ये आप पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं अगर पॉज करके रीड करवाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और फिर आप वैसे ही देखना पसंद नहीं करेंगे। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिटरेंस इन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रेफर टू, कहते हैं जब हम कॉन्सेप्ट, एक डिटरेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, ये क्या है बेसिकली? क्या ये डिफेंड करता है कंट्री को व्हेन वॉर ब्रेक्स, लिमिट करता है, एंड करता है वॉर को, प्रिवेंट करता है वॉर को बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर एंड
अनएक्सपेक्टेबल लेवल या सरेंडर करता है अटैकिंग कंट्री को। तो देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। लिमिट और एंड करता है वॉर को, अगर ऐसा होता तो वॉर होती ही नहीं ज्यादातर, ये पॉलिसी इतनी अच्छी होती या काम करती। तो बेसिकली ये डिटरेंस वाली पॉलिसी ये नहीं है। डिटरेंस की पॉलिसी बेसिकली प्रिवेंट करती है, प्रिवेंटिंग पॉलिसी है ये, प्रिवेंट करती है वॉर को, वॉर का जो कॉस्ट है वो बढ़ा के अनएक्सपेक्टेबल लेवल के लिए, तो जिससे दोनों ही कंट्री आपस में वॉर नहीं करती है। जैसे कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, ठीक है, वहां पर डिटरेंस क्रिएट होता है क्योंकि यूएस और यूएसएसआर दोनों को ही ये पता होता है कि भाई हम में से दोनों ही विनर नहीं होने वाले अगर दोनों ने डायरेक्ट वॉर की तो ये क्या है, डिटरेंस क्रिएट कर रहा है कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाकर। आगे चलते हैं। थर्ड देखो, विच ट्रीटी ट्राइड टू स्टॉप द यूएस एंड सोवियत यूनियन फ्रॉम यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल एज अ डिफेंस शील्ड। कौन सी ट्रीटी थी जो उनको बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंस शील्ड की तरह यूज करने से रोकती थी? तो दैट इज क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972। ये देखो बैलिस्टिक बैलिस्टिक, ठीक है, बैलिस्टिक। तो ये है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब देखो फोर्थ की बात करते हैं, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। आपको ना ये ट्रीटी के ईयर भी याद रखने हैं, ठीक है, जैसे 1972 में एबीएम, ठीक है ना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना, वैसे देखो 1968 में एनपीटी की बात हो रही है। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अलाउड विच कंट्री टू कीप देयर न्यूक्लियर वेपन्स। कौन से कंट्री को अलाउड करती थी कि भाई तुम जो है ना न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो लेकिन बाकी तो नहीं रख सकते? सो ओनली यूएस एंड सोवियत यूनियन, कंट्रीज दैट हैड टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड देम बिफोर 1967, एनी कंट्री दैट साइंड द ट्रीटी, या ऑल कंट्रीज दैट वांटेड देम। क्या है बताओ? द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, 1968, ये क्या बोलती है, कौन न्यूक्लियर वेपन रख सकता है? तो ये बोलती है वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं जिन्होंने 1967 से पहले मैन्युफैक्चर किया है, उसके बाद वाले जितने भी कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। और इसीलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, भेदभाव करती है कि कुछ लोग रख सकते हैं और कुछ लोग नहीं रख सकते हैं, इसीलिए। चलो, विच फॉर्म ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। कौन सा फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है जो लोगों के प्रोटेक्शन की बात ज्यादा करती है ना कि स्टेट की? मतलब स्टेट के ऊपर प्रायोरिटी देती है वो लोगों की और कहती है लोगों के जो राइट्स है या लोगों की जो चीजें हैं उसको सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है, जो कि नॉन ट्रेडिशनल के अंदर आता है। सो दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। चले आगे, फिफ्थ का बी। चलो अब देखो, द 1994 यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एम्फसाइज दैट सिक्योरिटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ। अब 1994 में यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं कि भाई सिक्योरिटी को हमें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो क्या नेशन स्टेट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, बॉर्डर डिस्प्यूट, कंसर्न ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डेली लाइफ, कैसे हमें उसको इंटरप्रेट करना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, कि कंसर्न ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डेली लाइफ, उसके हिसाब से हमें सिक्योरिटी को इंटरप्रेट करना चाहिए। देखो, एडवोकेट फॉर फ्रीडम फ्रॉम बॉन्ड्स एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑर्डिनरी पीपल से रिलेट करके बात करते हैं। देन आता है सेवेंथ क्वेश्चन पे, इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। कौन से ईयर में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज 1974, 62 नहीं 74, ठीक है ना, पोखरण में जो किया था हमने। तो ये देखो पोखरण में किया था हमने 1974 में, ओके। दो इट लेटर कंडक्टेड फुल वेपन टेस्ट इन 1998, ओके। तो न्यूक्लियर डिवाइसेस वगैरह हमने अपना में किया 1974 में, देन फिर 1998 में। पोखरण याद रखना है 1974। अब देखो, इंटरनेशनली डिस्प्लेस पीपल आर दोज हु, जिनको इंटरनेशनली डिस्प्लेस किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, वो कौन लोग होते हैं जो इंटरनेशनली डिस्प्लेस होते हैं? वॉलंटरली लीव, जो अपनी कंट्री को बेटर जॉब के लिए वॉलंटरली लीव करते हैं वो होते हैं इंटरनेशनली डिस्प्लेस पीपल। या फ्लू देयर होम बट रिमेन विद इन नेशन बॉर्डर, वो होते हैं सॉरी ये इंटरनेशनली नहीं है, इंटरनली है। तो इंटरनली का मतलब ही क्या होता है, विद इन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विद इन कंट्री। इंटरनली का मतलब बेसिकली विद इन कंट्री। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सी चीजें बता रहे हैं कि विद इन कंट्री है। फ्लू टू अनदर कंट्री आ गया, नहीं होगा। आर फोर्स टू लिव इन कॉलोनीज, ये भी नहीं होगा। फ्लू देयर होम,
मतलब अपने ही कंट्री के अंदर वो कहीं और जाके रह रहे हैं विद इन नेशनल बॉर्डर के अंदर ही, उनको बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। मान लीजिए कि हमारी कंट्री के अंदर तमिलनाडु के साइड पे मान लीजिए कोई सुनामी वगैरह आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो वो लोग वहां से शिफ्ट करके अगर मध्य प्रदेश आके रहने लग गए तो उनको बोलेंगे इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। ओके, चलते हैं आगे। एट्थ का देखो, नहीं ये तो हो गया ना हमारा। नाइन्थ देखो, द ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इमर्ज इन 1990s प्राइमरली टू एड्रेस। अभी जो ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था, ये प्राइमरली किस चीज को फोकस करने के लिए हुआ था? क्या ब्रॉडर वॉर बिटवीन नेबर्स, द कोल्ड वॉर अलायंसेस सिस्टम, ग्लोबल नेचर ऑफ द थ्रेट लाइक द ग्लोबल वार्मिंग एंड हेल्थ एपिडेमिक, स्ट्रेंथिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोल्ड वॉर अलायंसेस सिस्टम नहीं, 1991 के बाद तो बेसिकली कोल्ड वॉर खत्म ही हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी, ग्लोबल नेचर ऑफ द थ्रेट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ एपिडेमिक्स वगैरह ये सब। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम भी तो ग्लोबल होगी ना, तो इसलिए सी है इसका आंसर। अब देखो 10th पे आ जाते हैं, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड द कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी, डीकोलोनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट? तो बेसिकली दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये देखो। चलो अब आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग करो। मैच द फॉलोइंग अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर देखने को मिलेगा दैट इज, अब आप ना इसमें पहले छोटी छोटी चीजें जो मैच कर लीजिए। देखो, डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होता है? कोलिशन ऑफ द स्टेट टू डिटर मिलिट्री अटैक। ये तो क्या हो सकता है? अलायंसेस हो सकता है ना, कोलिएशन, दो स्टेट आपस में आ रहे हैं। तो पहले डिसआर्मामेंट का देखते हैं। शेयरिंग आइडिया एंड इंफॉर्मेशन विद द राइवल्स। क्या राइवल्स के साथ जो हम अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो क्या कहलाता है? बेसिकली वो कहलाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो कि भाई हम अटैक नहीं करने वाले आपके ऊपर। ठीक है ना। चलो, ये तो मिल गया कि हमारा डी का क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर डी का सेकंड है, तो ऑटोमेटिकली आंसर ये हो जाएगा, बट स्टिल हम बाकी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अलायंसेस का मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया आपको, कोलिएशन जो क्रिएट हो रहा है। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है? गिविंग अप द सर्टेन टाइम ऑफ द वेपन, कि कुछ टाइप की जो वेपन है उसको हम बंद कर रहे हैं। आर्म कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को रेगुलेट करना, तो ये रहा। ओके, तो इसका आंसर है ए। चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब ना अभी जो आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ये बेसिकली आएंगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर देखो। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, आपको दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग चेक करने हैं। मिलिट्री एक्शन इज द ओनली थ्रेट टू अ कंट्रीज कोर वैल्यू। कहते हैं कंट्री की जो कोर वैल्यू होती है उसको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री थ्रेट ही होता है। क्या ये सही है? सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर एंड लिमिटिंग वॉर। ऑफ कोर्स, देखो जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उनका काम ही क्या होता है? कि वॉर को प्रिवेंट करना है और वॉर को लिमिट करना है, यही होता है। ओके, बट दिस इज रॉन्ग। सिर्फ मिलिट्री एक्शन से किसी की कोर वैल्यू नहीं खराब होती है। ठीक है, और भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोर वैल्यू खराब होती है, लाइक इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकता है। 13 पे आ जाओ, रिगार्डिंग इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। अब देखो, द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज। कहते हैं इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की अगर बात करो तो जो पहला कंपोनेंट है वो ये है कि हमें स्ट्रेंथन करना है मिलिट्री कैपेबिलिटीज को। ठीक है, इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है? क्या रिफ्यूज कर दिया है? तो दैट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। चलो 14 पे चलते हैं। सो in the traditional view of the security, most threat to a country's security came from the outside border. Of course हमने पढ़ा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ज्यादातर जो थ्रेट है वो आउटसाइड बॉर्डर होते हैं। There is no central authority in the world politics capable of controlling the behavior of state. अब देखो ये ना वही वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको PYQ में बताया। ठीक है, यहाँ देखो ये सेकंड वाले PYQ जो था, ये आ गया 1 मिनट रुको। हाँ, ये देखो यही है ना सेकेंड वाला PYQ। तो इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ इसमें PYQ के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, सो चलते हैं आगे। 15 मैंने करवा दिया आपको, नहीं 15 नहीं करवाया। 14 का आंसर मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि 14 अपने आप में ही PYQ है, जो कि आपका एक तरह से होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या है। ओके, 15 देखिए। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायर कोऑपरेशन रेदर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। कहते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है ना उसके अंदर कोऑपरेशन की जरूरत ज्यादा होती है, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट करे, ना कि कन्फ्रंट
कन्फ्रंट करे, लड़ाई पे आ जाए, मिलिट्री कन्फ्रंट करे, ठीक है। अब आता है सेकंड कि मिलिट्री फोर्स कैन इफेक्टिवली हेल्प एलिवेट पॉवर्टी। यार ये तो अपने आप में ही गलत है। मिलिट्री कैसे पॉवर्टी को खत्म कर सकती है? पॉवर्टी के लिए तो आपको प्रोएक्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ। मिलिट्री तो नहीं खत्म कर सकती। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में पॉवर्टी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, हमेशा ही आप देखते हो कि मिलिट्री का रूल होता है ना। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी होती नहीं। तो इसका मतलब ये जो रीजन दिया जा रहा है ये अपने आप में गलत है। तो देख लो, आर इज फॉल इज हेयर, तो इसका आंसर सी है, और ए तो अपने आप में ट्रू है ही। चलो आ जाओ, अब हम आ जाते हैं 16 पे। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहते हैं कि भाई ये जो चीजें है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ देखो, कुछ चीजें तो आपको खुद ही दिख जाएगी, ठीक है। और ये जो कारगिल वाला वॉर है 1999 के टाइम पे हुआ, ये देखो। बाकी के तो आपको ईयर्स ऑलरेडी दे ही रखे हैं। तो सिंपल है कि क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा पहले हमारा, फिर थर्ड आएगा, फिर टू आएगा, और फिर वन आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो लग गया, ठीक है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में जो आया है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा, ठीक है। सब जो सबसे पहले हुआ है वो पहले नंबर पे आएगा। ओके, ये तो याद करने वाली चीज है, ये आप वैसे देख लो। ओके, विच ट्राइबल ग्रुप इन द रवांडा फेस जेनोसाइड इन द 1994। कौन सा रवांडा ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था रवांडा के अंदर जिसने जेनोसाइड फेस किया था? जेनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, ठीक है। जो पीपल है उनकी मास किलिंग करना, ओके ना, मास किलिंग कह सकते हो, मास किलिंग, इसको बोलते हैं जेनोसाइड। बताओ कौन से थे वो? रवांडा के अंदर किन किन का जेनोसाइड किया गया था 1994 के अंदर? तो दैट इज तुत्सी। ओके, साइड वाले बॉक्सेस भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। द बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं, इज अचीव प्राइमरली बाय द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटी, बिल्डिंग ऑफ द मिलिट्री इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पावर, ज्वाइनिंग द यूनाइटेड नेशन, सरेंडिंग टू द स्ट्रॉन्गर नेबर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने के लिए दिस इज ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो कि होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ये होता है मेन कि बिल्डिंग ऑफ द मिलिट्री इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर, जिससे कोई और कंट्री जो है आपके अगेंस्ट में जाने से पहले 10 बार सोचती है, और इससे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक रीजन है, आप भी स्ट्रांग है, दूसरा भी स्ट्रांग है, तो अब वो एक बैलेंस हो गया पावर का, ठीक है। अगर आप कमजोर है, दूसरा स्ट्रांग है, तो ये इजिली आपके ऊपर डोमिनेट कर सकता है। ओके, चलो 19 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नाउ टेक प्लेस विद इन द नेशनल बॉर्डर इंटरनल वॉर। कहते हैं कि टेक्स्ट के मतलब बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी ये वेपन वाले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका, जो कि विद इन अ नेशन होते हैं, नेशन के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनल वॉर जिनको बोला जाता है। तो इसका है मोर देन 95%। मतलब बाहर से तो अटैक कम हो रहा है, आपकी कंट्री के ही अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो 95% आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंट्री के अंदर ही हो रहा है। चले आ जाते हैं 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू सोर्स ऑफ द थ्रेट। अब न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट क्या है बताओ? बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, ये तो सॉल्यूशन है। डिसआर्मामेंट भी नहीं है, अलायंसेस बिल्डिंग भी नहीं है, तो इंटरनेशनल टेररिज्म है, ठीक है। ये तो वैसे ही ऑड आउट हो सकता था। चलो, द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट द थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड, ठीक है। क्या इंक्लूड होना चाहिए? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी कहते हैं कि भाई एक थ्रेट एजेंडा के अंदर ये भी इंक्लूड होना चाहिए। वो क्या चीज़ है जो इंक्लूड होनी चाहिए? इंटरनल वायलेंस, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फॉरेन मिलिट्री अटैक, ये तो ट्रेडिशनल वाले में वैसे ही आ जाता है। ये है मेन कि हंगर, डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर, पॉवर्टी, इन सबको भी आप ऐड करो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर। इसके बिना भी पर्सन जो है वो सिक्योर नहीं है। आ जाओ 22 के ऊपर। माइग्रेशन कॉज द रैपिड स्प्रेड ऑफ द हेल्थ एपिडेमिक सच एज। तो माइग्रेशन की वजह से देखो कौन कौन सी बीमारियां होती है। पॉवर्टी तो नहीं फैल सकती, ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी नहीं, एक दूसरे से बैलेंस ऑफ पावर नहीं फैलेगा, तो बर्ड फ्लू, HIV, एड्स वगैरह जो है वो माइग्रेशन की वजह से फैलता है। आ जाओ 23 के ऊपर। विच रीजन इज द poorest in the world and has seen more people killed in war than the rest of the world combined at the turn of 21st century। कहते हैं कौन सा हमारी कंट्री के अंदर, हमारे रीजन मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर पुअरेस्ट रीजन है, जहां पर आप देखते हो ज्यादा लोग मरे हैं, ठीक है, इन वॉर के अंदर ज्यादा लोग मरे हैं देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर कंबाइन कर दो, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड हो गया, यहाँ पर जितने लोग मरे हैं उससे भी ज्यादा अकेले इसी रीजन में लोग जो है वो किल हो गए हैं। ये वर्ल्ड के अंदर लोग किल हुए,
और यहाँ पर एक अकेला ये रीजन इसके अंदर किल हुए, तो बताओ क्या है, दैट इज द सब सहारन अफ्रीकन रीजन। ठीक है, जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन वाला एरिया है वहां पर आप देखते हो इतने सारे लोग जो है मरे हैं वर्ल्ड के कंपेरिजन में 21st सेंचुरी के हिसाब से। ओके, अ माइग्रेंट, 24th का आंसर, अ माइग्रेंट इज समवन हु, कौन होता है माइग्रेंट? एक माइग्रेंट बेसिकली वो होता है जो कि वॉलंटरली लीव करता है देयर होम कंट्री फॉर अ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इसको बोलते हैं माइग्रेंट। ठीक है, रिफ्यूजी वो होते हैं जो किसी फोर्स की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हैं, उनको रिफ्यूजी बोलेंगे। ओके, माइग्रेंट जो अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। चले आगे। ओके, 25th पे आ जाते हैं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होती है उसके अंदर फोर्स का यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस तरह से यूज होता है? फर्स्ट रिजॉर्ट में, ओनली ऑप्शन में, लास्ट रिजॉर्ट में, मेथड टू इंक्रीज पॉवर्टी, किस लिए यूज किया जाता है? लास्ट रिजॉर्ट में यूज किया जाता है। क्लियर है? चलते हैं आगे। विच कंट्री फेस हाई लॉसेस ड्यू टू मैड काउ डिजीजेस इन लेट 1990s? बताओ क्या था इसका आंसर? दैट इज ब्रिटेन। ओके, ये तो ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी? इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का सेकंड कंपोनेंट क्या है? मीटिंग इंटरनेशनल चैलेंजेस। ओके, चले आगे। 28 देखो। ह्यूमन राइट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? बताओ बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो दैट इज 3 पार्ट। ओके, यहाँ देखो, इकोनॉमिक, ये आइडेंटिफाई पॉलिटिकल राइट, ओके, इकोनॉमिक सोशल राइट, ओके, एंड द राइट ऑफ कॉलोनाइज और इंडिजिनस पीपल एज द 3 मेन पिलर ऑफ द ह्यूमन। तो पहला हो गया पॉलिटिकल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक सोशल और तीसरा हो गया इंडिजिनस। ओके, तो 3 पार्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी? सिंपल है, कोई भी बता देगा। अलकायदा, टेररिज्म वगैरह से जुड़े रहते हैं ये लोग, तो वही है। ठीक है, आ जाओ। द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू, फोर्थ कॉम्पोनेंट क्या है और किस चीज से रिलेटेड है? तो दैट इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, देन आओ, एक मिनट, इज देयर समथिंग रॉन्ग? हाँ, द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ये है, सॉरी इसका, ओके, ये नहीं है, ये मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। देखो, फोर्थ कंपोनेंट क्या है? डेवलपिंग द इकोनॉमिक टू लिफ्ट सिटीजन आउट ऑफ द पॉवर्टी। फोर्थ हमारा ये है कि भाई पॉवर्टी से जो है ना लोगों को बाहर निकालना है। ओके, चले आगे। और ये न्यूक्लियर वाला तो कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इतना कुछ खास नहीं, हम वैसे भी ये बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियर हम लास्ट रिजॉर्ट पे ही यूज करेंगे। ठीक है, पीस स्टैब्लिश करने के लिए। ओके, अभी इधर आओ। अकॉर्डिंग टू द 2017 रिफ्यूजी डेटा, विच रीजन होस्टेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिस्प्लेस पीपल? तो ये देखो, इसका है आंसर बी, अफ्रीका। ओके, 30%। अब आ जाओ, द 1972 बायोलॉजिकल, ये हमने पहले भी किया है ना, तो इसका आंसर क्या है? कितने स्टेट है उसके अंदर? तो यहाँ देखो 155th स्टेट है। ठीक है, एग्रीइंग टू बैन एंटायर कैटेगरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन स्पेशली बायोलॉजिकल एजेंट वाले। ओके, 33 का देखो, टेररिज्म रेफर टू द पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट मिलिट्री बेस ओनली, गवर्नमेंट लीडर ओनली, सिविलियन डेलिबरेटली एंड डिस्क्रिमिनेटली। तो ये सबको पता है कि भाई टेररिज्म क्या है? सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब वो भेदभाव नहीं करेंगे, सबको मारते हैं। ओके, चलो 34 का देखो, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट्स आर पार्ट ऑफ। ये फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट किसके पार्ट है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के पार्ट है, द ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी के पार्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के पार्ट है, या फिर बैलेंस ऑफ पावर के पार्ट है? बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बेसिकली द ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी के पार्ट है। ये ट्रेडिशनल के तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये है। चलिए, सो अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर disarmament, reducing emission of the greenhouse gas, fighting international terrorism, increasing military expenditure। मैंने पहले भी आपको बताया कि it is related to the environment। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये environment से related है तो इसमें से क्या आंसर होगा? ये तो नहीं होगा, environment नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो this is the only answer। ठीक है, चले आगे। ओके, एक मिनट, ये 34 तो मैंने शायद 35th क्वेश्चन मिस कर दिया है, या शायद नंबरिंग कुछ गलत कर दी है मैंने। ठीक है, हाँ, ओके, ये देखो 34 ये था, ये 35th है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबरिंग गलत हो गया, ये 35th क्वेश्चन है।
ओके, तो हमारे हो गए 35 क्वेश्चन पूरे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड प्लीज पूरा देखिए, इसको एंड तक देखिए, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार सारे ही चैप्टर के वीडियोस आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करो इन वीडियोस को, सो दैट उनको भी पता चल पाए और आपके लिए कंपटीशन क्रिएट हो पाए। और जो लास्ट वीडियो है चैप्टर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, उसको भी देखिए, या फिर आप एक बार जो प्लेलिस्ट है उसको सेव करके रख लीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करें, चैप्टर पढ़े, तो एक बार यहाँ से वीडियो के थ्रू आप अपने क्वेश्चन लगा ले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।